दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी इस स्टॉक को आपके साथ में यहां पर डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करूंगा। इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें हैं, कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं जिनके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसके फंडामेंटल स्टडीज के बारे में बात करेंगे, बिजनेस मॉडल और प्राइस एक्शन को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी मुझे इस स्टॉक के ऊपर समझ में आती है उसकी चर्चा भी आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये वीडियो आपके साथ में किसी भी आधार पर रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो फ्रेंडली बेसिस पे आपके लिए एक लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। अब बिना किसी देरी पे अगर आपके साथ में बात करी जाए आरवीएनएल के बारे में, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये तो बेसिक चीज है जो हम सबको मालूम है कि आरवीएनएल ये कंपनी मार्केट के अंदर रेलवे सेक्टर में काम करती है। और रेलवे के अंदर इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से बिलोंग करती है। रेलवे में जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उन पर काम करना इस कंपनी का बेसिकली मेन बिजनेस है। फंडिंग इनकी जो होती है गवर्नमेंट के द्वारा होती है, कैबिनेट के द्वारा होती दिखाई पड़ती है, और कई बार हमको आईआरएफसी के द्वारा होती दिखाई पड़ती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेलवे के अंदर जिस प्रकार के डेवलपमेंट की गुंजाइश है, जिस प्रकार के डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आरवीएनएल के पास में लगातार हमको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते दिखाई पड़े भी हैं, और भविष्य में भी मैं कह सकता हूं कि इस करियर में इस क्षेत्र के अंदर इस कंपनी में काफी ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ती हैं। फिलहाल में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अपने प्राइस में काफी कमजोर होता दिखाई पड़ा है। स्टॉक जो 647 रुपए के हाई से हमको 368 रुपए के प्राइस पे दिखाई पड़ रहा है। दिक्कतें यहाँ पे और भी हैं। सबसे पहली दिक्कत के बारे में बात करें कोशिश करूं तो जो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो इस कंपनी को टारगेट दिए गए हैं वो पहले तो 251 रुपए तक के दिए गए थे, लेकिन अब उन टारगेट्स को और भी डाउनग्रेड करके 221 रुपए तक गिरा दिया गया है। ऐसे समय में कंपनी के जो प्राइस में वहां पे दबाव बनता दिखना बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे समय में कंपनी को शुक्रवार यानी फ्राइडे को एक बड़ी खबर भी देखने को मिली। कंपनी को यहाँ पे एक नया ऑर्डर मिला है, और कंपनी को एक ऑर्डर 156 करोड़ रुपए का मिला है। इससे पहले कंपनी को एक और भी ऑर्डर मिल चुका था। यहां बात करी जाए तो सरकारी रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने बताया कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को सबसे कम बोली लगाने वाली के तौर पर उभरी है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेल विकास निगम लिमिटेड को इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के लिए कंस्ट्रक्शन, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम संभालना है। तो ये एक बड़ा ऑर्डर है जो हमको यहाँ पर आरवीएनएल के साथ में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ा है, और इसका फायदा निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक को देखने को मिल सकता है। यहां कंपनी के प्राइस एक्शन को मैं सबसे ज्यादा बाद में बात करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंपनी को बिजनेस मॉडल के बाद में इसके फंडामेंटल्स के आधार पर भी समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी की मार्केट कैप इस समय 469 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है, जबकि कंपनी का पीई जो है वो 59.56 देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा हाई दिखाई पड़ता है। पीबी जो है वो 8.56, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, और स्टॉक का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.57% का है। डिविडेंड डेट के बारे में बात करें तो कंपनी के पास 6,430 करोड़ की डेट है, जो कंसर्न नहीं मालूम पड़ती है। बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में तो ये ऑलमोस्ट 8% की है। प्रॉफिट ग्रोथ जो देखा जाए वो लगभग 17.5% की देखने को मिलती है, और आरओई आरओसी क्रमशः में 19.69 और 18.45 के देखने को मिलते हैं। वहीं ईपीएस जो है वो 6.25 रुपए का। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे 72.84% की कंसिस्टेंट होल्डिंग जो है यहाँ पे प्रमोटर्स की देखने को मिलती है। कोई प्लेजिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग 15.89% की, डीआईस की होल्डिंग 6.17% की, और एफआईस की होल्डिंग 5.1% की नजर आती है। इन सभी डेटा में मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा वीक लिंक देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि स्टॉक थोड़ा सा मुझे ओवर वैल्यूड जरूर दिखाई पड़ रहा है इसके हाई पी की वजह से, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई बड़ा कंसर्न मुझे नजर नहीं आता है। स्टॉक का जो अगला कंसर्न है या मैं जो बड़ा कंसर्न मुझे दिखाई पड़ता है उसके लिए मुझे आगे वाली स्क्रीन पे कंपनी के रिजल्ट्स पे आना पड़ेगा। कंपनी के रिजल्ट्स देखा जाए तो अब जो कंपनी ने हाल ही में अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट किए वहां पे कंपनी अपने Q2 और लास्ट ईयर के क्वार्टर के नंबर से पिछड़ती जरूर दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल कंपनी के प्रदर्शन में रेवेन्यू गिरा, कंपनी के प्रॉफिट्स गिरते दिखाई पड़े। ये यहाँ पे एक कंसर्न बनकर के आया, और ये एक बड़ा रीजन है कि स्टॉक तेजी से शार्प
शार्पली नीचे की तरफ भी आता दिखाई पड़ा है। अब ऐसे समय में जब बाजार कमजोर है, ऐसे समय में जब आपका स्टॉक या सेक्टर भी कमजोर हो, उस समय में आपके स्टॉक के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे तो कंपनी के रिजल्ट्स, जाहिर सी बात है कि कंपनी के प्राइस के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और वही चीजें हमको इस समय आरवीएनएल के अंदर देखने को भी मिली है। तो इस स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो कंसर्न निश्चित तौर पर नजर आती है। लेकिन अगर मैं आपके साथ में बात करूं वापस से अपनी उसी बात को लेकर के, उसी टॉपिक को लेकर के, कंपनी के पास में जो बिजनेस मॉडल मौजूद है वो बेहद स्ट्रांग और बेहद मजबूत है। रेलवे सेक्टर में अगर देखा जाए तो पिछले साल फरवरी 2024 से लेकर के अभी तक कुछ खास हम लोगों को तेजी देखने को नहीं मिली है। रीजन बहुत साफ है कि पिछले फरवरी से लेकर के अभी तक हमने 3 बार बजट को देखा, लेकिन रेलवे को मन मुताबिक बजट अभी तक यहां पे अलॉट नहीं हुआ। अब एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड होती जरूर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में अगर स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो उसके पीछे कई सारे वैलिड रीजन है, जिसमें स्टॉक की खुद की परफॉर्मेंस भी हमको शामिल नजर आती है। ऐसे समय में इस स्टॉक के ऊपर हमको करना क्या चाहिए? क्या इस स्टॉक से एग्जिट के बारे में सोचा जाना चाहिए या फिर यहां पर रुकना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए? तो देखिए, जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी स्ट्रेटजी होगी। मैं आपके साथ में अपनी ओपिनियन और अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में भविष्य में काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। ये वही स्टॉक है जो 2020 में हमको 10-11 रुपए के प्राइस में मिल रहा था और मैं 4-4.5 साल में इस स्टॉक में 11 रुपए से लेकर 647 रुपए तक के हाई भी हमको बना करके दिखाए हैं। इसके बिजनेस की जो पोटेंशियल्स हैं, इसके फंडामेंटल्स के पास में जो मजबूत डेटा देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि इस स्टॉक के पास में पूरी ताकत है कि ये आने वाले समय में वापस से अपने पास्ट के प्रदर्शन को रिपीट कर पाए। लेकिन यहां पे समय जरूर लगेगा और अच्छा खासा समय यहां पे व्यतीत करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में पेशेंस है, अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, कि इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर हम लोग को कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी संख्या में होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल की तरह आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर आपको कंपनी के 100 स्टॉक खरीदने हैं तो उनको कम से कम 50 बार में खरीदना होगा। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार में नहीं खरीद सकते। बहुत धीमे धीमे करके अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। और ये पैटर्न मैं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ आरबीएल के लिए नहीं बल्कि रेलवे के हर स्टॉक के लिए या फिर मार्केट के हर स्टॉक के लिए कहना चाहूंगा कि इस समय मार्केट के अंदर धीमे धीमे करके अपने आप को इन्वेस्ट करने का मौका, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। रीजन बहुत साफ है, बाजार के अंदर जो गिरावट है वो ग्लोबल रूप से आई है। बाजार के अंदर यूएस की वजह से बड़ा प्रेशर है, इंडियन मार्केट के अंदर बड़ा प्रेशर है। एफआईज हर देश से अंदर अपना माल छुपा के भागने का प्रयास करते दिखाई पड़ रहे हैं। रेलवे के अंदर फिलहाल देखा जाए तो जो बजट हम लोग को अलॉट हुआ उसमें कुछ खास बनता दिखाई पड़ा नहीं है। तो आने वाले समय में मुझे लगता नहीं कि रेलवे के अंदर कोई बड़ी ग्रोथ के चांसेस देखने को मिलते हैं, या फिर ये हो सकता है कि ऑल ऑफ ए सडन कैबिनेट की तरफ से आपको कोई बड़े अपडेट देखने को मिले और मार्केट के अंदर कुछ बड़े यहाँ पे अलॉटमेंट होते दिखाई पड़े। वो एक अलग चीज है जिसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ संभावना मात्र है। तो अगर अभी तक की सिचुएशंस को देखकर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि यहां पे एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाना चाहिए, जिनमें आने वाले कम से कम मुझे लगता है कि 1.5 से 2 साल सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टर के तौर पे अपने आप को निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन यही निवेश मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 सालों के बाद में वापस से रिटर्न होगा, बाउंस बैक करने का प्रयास करता दिखाई पड़ेगा और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे कुछ अच्छे रिटर्न्स बनते दिखाई पड़े और हो सकता है कि कंपनी वापस से अपने पास्ट के प्रदर्शन को 2020 से 24 तक के रिटर्न को वापस से मार्केट में दोहराने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़े। अब 10 का स्टॉक 600 हो सकता है, लेकिन 400 का स्टॉक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4000 या फिर 40,000 पहुंचना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो मैं उस प्रकार के अनएक्सपेक्टेड नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मुझे जरूर लगता है कि कंपनी के पास में मजबूत बिजनेस मॉडल है, बेहद शानदार फंडामेंटल डेटा है और कंपनी के पास में देश के अंदर काम करने का एक बड़ा, मैं कह सकता हूं कि एक्सपीरियंस भी है और सरकारी क्षेत्र से बिलोंग करने वाली कंपनी पीएसयू स्टॉक है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि इस कंपनी का भविष्य आने वाले समय में और भी उज्जवल हो सकता है। लेकिन ये सारी की सारी जो ओपिनियन मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, पहली चीज, एक इन्वेस्टर की हैसियत से स्टॉक को स्टडी करना जाना चाहिए है, निवेशक के तौर पे स्टॉक को स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी पोटेंशियल दिखाई पड़ सकते हैं। ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। और दूसरा, ये बात भी आपको याद रखनी है कि वीडियो का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और स्टडीज के लिए किया जाना है। इसको फॉलो करके मार्केट में ना पैसा लगाइए, ना इसको फॉलो करके मार्केट से अपना पैसा निकालिए। जो करें अपनी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ओपिनियन के आधार पर ही करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।